हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेज। फ्रेंड्स 18 सितंबर यानी 18 सितंबर का रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के सारे शिफ्ट खत्म हो चुके हैं। थर्ड शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट। दोस्तों इस वीडियो में तीनों शिफ्ट में जितने भी सवाल आए थे सिर्फ मैथ के, उसमें से तीनों शिफ्ट में से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस बात को ध्यान से सुनिए कि जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में मैथ का जो पैटर्न है कल जैसे आया था आज भी उसी तरह का ही सवाल आए हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो के अंत तक देखिएगा अगर आपका एग्जाम अब तक खत्म नहीं हुआ है तो। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आपको और एक बात बता दूं कि मैं अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे एक एजुकेटर हूं, जिसमें कि रेलवे ग्रुप डी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सीरीज मैं आज रात से शुरू करने वाला हूं। इसलिए दोस्तों जल्दी ही जाकर के जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है उस पर क्लिक करके मेरा प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए। अगर आपका एग्जाम अब तक खत्म नहीं हुआ तो आपको काफ़ी फायदा मिलेगा वहाँ से। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन आया था कि एक रेलगाड़ी यानी एक ट्रेन का स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर है, तो उसकी चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगा। देखिए कितना सिंपल सा सवाल है कि 180 किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है सिर्फ। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 180 इंटू 5/18 क्या होगा बताइए। तो काट देंगे तो 10 हो गया, 10 इंटू 5 50 मीटर पर सेकंड इसका सही आंसर होगा। तो फिर चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन आया था कि 256 के कितने पूर्ण वर्ग फैक्टर हैं। देखिए पूर्ण वर्ग का मीनिंग होता है कंप्लीट स्क्वायर। जैसे कि 16, 81 ये सब कंप्लीट स्क्वायर हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होता है, 4 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 81 कितना होता है, 9 होता है। तो देखिए 256 के वैसे तो बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन वो फैक्टर जो कंप्लीट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग हैं दोस्तों ये सब ही हैं। 1 है, 4 है, 16 है, 64 है, 256। यहाँ पे पूछा गया है कि कितने फैक्टर पूर्ण वर्ग हैं, तो इसका सही आंसर होगा 5। इन पांचों फैक्टर ही पूर्ण वर्ग है, जो कि 256 के फैक्टर हैं, उसके साथ साथ वो पूर्ण वर्ग भी हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए कितने आसान सवाल आया था। राम का वर्तमान का आयु 15 साल है। मतलब राम का जो प्रेजेंट एज है वो 15 है। 6 वर्ष बाद श्याम की आयु 26 होगी। श्याम का आयु आफ्टर 6 ईयर यानी 6 साल के बाद 26 होगा। मतलब उसका अभी का मतलब वर्तमान का आयु कितना है, 26 माइनस 6 करेंगे तो क्या होगा 20। 20। तो राम और श्याम का वर्तमान आयु की अनुपात क्या है, इन दोनों का अनुपात क्या है। राम का वर्तमान आयु 15 है, श्याम का वर्तमान आयु 20 है। इन दोनों को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा 3/4। 3/4 इसका सही आंसर है। दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो में लाइक कर दिया कीजिए। इस वीडियो में हम टारगेट रखते हैं 4000 लाइक का। 4000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। उम्मीद करता हूँ सब जल्द ही कर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। वो बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या है जो 14 से यानी 14 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है। वो संख्या क्या है मुझे बताइए। देखिए 9999 ये 4 अंकों की मतलब 4 अंकों की सबसे बड़ा संख्या है। अगर हम इसको सबसे बेस्ट तरीका है ये 14 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। देखिए 14 7 जा 98। 1 आया यहाँ पे 19, उसके बाद 14 1 जा 14, उसके बाद 5 यहाँ से 9 हो गया, 14 4 जा 56। देखिए रिमाइंडर 3 आ रहा है ना। तो बस हमको 9999 से 3 को माइनस कर देना है। माइनस कर देंगे तो क्या होगा 9996। ये हमारा आंसर है। ये सबसे बेस्ट तरीका है। इससे अगर आप इसको करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड ही लगेंगे। इसका सही आंसर होगा 9996। इसी तरह के अगर यहाँ पे पूछा गया कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 3 अंकों की जो कि 14 से डिविजिबल है, तो वही सेम टेक्निक हमें बस रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर निकालने के बाद उसको इसी से माइनस कर देना है। ये सबसे बेस्ट तरीका है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आया है पाइप एंड सिस्टम से। पाइप एंड सिस्टम से ये सवाल आया है कि 2 पाइप हैं। पहला पाइप एक टैंक को भरने के लिए 25 मिनट का टाइम लेता है और दूसरा पाइप उस टैंक को भरने के लिए 50 मिनट का टाइम लेता है। 25 मिनट और 50 मिनट जब दोनों मिल करके भरेंगे एक साथ तो उनको कितना टाइम लगेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए 25 50 इन दोनों का एलसीएम क्या होता है 50। मान लीजिए पूरा टैंक का कैपेसिटी 50 है, ये 25 होगा यहाँ पे। तो पहला पाइप का एफिशिएंसी होगा 2। 15 2 जा 50।
और इसका एफिशिएंसी क्या होगा 1। ओके 51 या 50, तो 50/2 + 1 3। ओके कितना होता है? ओके 50/3 इसका आंसर होगा। ओके ऑप्शन में ये शायद था 50/3 इसका सही आंसर होगा। ये तरीका तो सबको आता होगा, अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। दोस्तों सवाल आया था, ये शायद सेकंड शिफ्ट में आया था कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है? 3/4, 5/8, 7/9 और 1/2। ओके चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं डिटेल्स में। इसका ट्रिक ध्यान से देखिए, 5/8, 7/9 और 1/2। ओके पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं। ओके देखिए 3/4 इसको हम 6/8 भी लिख सकते हैं ना, 2 मल्टीप्लाई करके, तो ये कैंसिल हो गया। 6/8, 5/8 इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन है? 6/8, 5/8 इन दोनों में से बड़ा कौन है? 6/8 है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। तो चलिए अब 6/8 और 1/2 को कंपेयर करते हैं। देखिए 1/2 को अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा? ये 4/8 होगा ना, 4/8 होगा। देखिए 4/8 बड़ा है या 6/8 बड़ा है? 6/8 बड़ा है, तो यहाँ पे 4/8 भी हमारा कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा 6/8 और 7/9। इन दोनों को कंपैरिजन करने के लिए एक तरीका है, ध्यान से देखिए। 9 6 का कितना होता है? 54। 8 7 का कितना होता है? 56। ओके 54 बड़ा है या 56 बड़ा है? 56 बड़ा है, तो 7/9 इन दोनों में से बड़ा है। हमारा आंसर हो जाएगा 7/9। ओके हमारा आंसर हो जाएगा 7/9। देखिए दोस्तों क्वेश्चन आया था ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। ये पूछा है यहाँ पे कि थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 0.8 एंड 0.2 क्या होगा? ओके 0.8 एंड 0.2 का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा? दोस्तों इसके लिए एक फॉर्मूला है। अगर मान लीजिए ए है, ये बी है, तो इसका फॉर्मूला होता है B²/A। ओके तो इसका आंसर क्या होगा बताइए मुझे? 0.2 × 0.2 डिवाइडेड बाय 0.8। ओके कितना होता है? 0.04 डिवाइडेड बाय 0.8। इसको मान लीजिए 80 है। ओके तो क्या हो जाएगा? 4/80। ओके इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो 80/4, यहाँ पे अगर डेसिमल देंगे, अगर उसके बाद एक 0 देंगे, क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से, 8×5 = 400। तो हमारा आंसर होगा 0.05। दोस्तों 0.05 इसका सही आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों ये सवाल आया है प्रतिशत यानी परसेंटेज वाला चैप्टर से। ओके परसेंटेज वाला चैप्टर से ये सवाल आया है। चलिए देखते हैं सवाल क्या है। किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है। 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है, तो वो संख्या क्या है? देखिए 60% का मतलब क्या होता है? 60% मतलब 3/5 होता है। ओके मान लीजिए वो संख्या क्या है? x। इसका 3/5 यानी इसका 60% से अगर हम 60 घटाएंगे तो क्या होगा? 60 होगा। ओके ध्यान से देखिए, 3/5x इस 60 जा कर के इस तरफ ऐड हो जाएगा ना, इस तरफ -60 है, +60 हो जाएगा, तो 60 + 60, तो यहाँ पे 3/5x, उसके बाद 120, उसके बाद x = 120 5/3। ओके 3/5 इस तरफ मल्टीप्लाई हुआ था, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 40, तो हमारा आंसर निकल के आ रहा है 200। ओके 200 हमारा आंसर है, इसका सही आंसर होगा 200। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या है? देखिए पूर्ण संख्या का इंग्लिश में मीनिंग होता है होल नंबर। ओके होल नंबर पूर्ण संख्या होता है। देखिए इसको सब गलत करके आए होंगे, वो सोचे होंगे कि 1 से 10 तक का औसत क्या होता है, लेकिन दोस्तों ये गलत है। ओके 0 से 9 तक होगा इसका आंसर। ओके 0 से 9 तक संख्याओं का औसत क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर होगा 4.5। ओके वैसे ही पता चल रहा है इसका बीच वाला संख्या। अगर आप जानना चाहते हैं तो देखिए ध्यान से कि 9 × 10 मतलब 1 से 9, 0 से 9 तक अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा? 9 × 10 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना निकल रहा है? 90/2 यानी 45। ओके 45 उनका सम निकल रहा है। ओके 0 से 9 तक का योगफल कितना है? 45। उसका अगर औसत निकालेंगे तो डिवाइडेड बाय 10, कितने संख्या हैं? टोटल 10 संख्या हैं, तो इसका सही आंसर होगा 4.5। ओके चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों ये सवाल आया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, फोर्थ प्रोपोर्शनल। ओके 3/5/8 का फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है? दोस्तों इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। ओके और हमको निकालना है फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी डी। इसका फॉर्मूला होता है D = B × C/A। ओके अगर
यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा 5 × 8 डिवाइडेड बाय 3 यानी 40/3। 40/3 इसका सही आंसर होगा। ओके, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है 40/3। देखिए अभी हम इसी तरह के एक सवाल सॉल्व किए कि एक नल का पानी एक टंकी को 30 मिनट में भरता है, दूसरा नल का पानी 60 मिनट में भरता है। ओके, 60 मिनट में भरता है तो दोनों मिल करके उसी टंकी को कितने टाइम में भरेंगे, यानी कितने समय में भरेंगे। इसके लिए दोस्तों देखिए 30 60, यहाँ पे भी मान लीजिए उसका कैपेसिटी 60 है। ओके, तो 32 या 60, 61 या 60, तो अगर हम यहाँ पे 60/3 करेंगे तो 20। ओके, 20 इसका आंसर होगा। ये सब ट्रिक तो सबको पता होगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। ओके, विषम संख्या यानी ऑड नंबर, इसको इंग्लिश में ऑड नंबर्स कहा जाता है। देखिए दोस्तों 50 विषम संख्याओं का योग होगा 50 का स्क्वायर। ओके, 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500। ओके, ये इसका सही आंसर होगा। चलिए मैं इसको प्रूफ के साथ समझाता हूँ कैसे हुआ ये। देखिए ऑड नंबर यानी देखिए 1 3 5 7। ओके, देखिए पहले दो विषम संख्याओं का योग कितना होता है 4 होता है। पहले 3 विषम संख्याओं का, इसको ऐड कीजिए, 5 + 3 क्या होता है 8 + 1 9 होता है। देखिए पहले 4 विषम संख्याओं का क्या होता है, देखिए 16 ही होगा। ऐड करके देखिए 16 ही होगा। हमें क्या पता चला कि पहले 2 विषम संख्याओं का योग होता है 2 का स्क्वायर, पहले 3 विषम संख्याओं का योग होता है 3 का स्क्वायर, पहले 4 विषम संख्या का होता है 4 का स्क्वायर, तो पहले 50 विषम संख्याओं का योग क्या होगा 50 का स्क्वायर। ओके, अगर एग्जाम में पूछा गया कि पहले 1000 विषम संख्याओं का भी योग क्या होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट 1000 का स्क्वायर। ओके, इसी तरह से हम कर सकते हैं इसको। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आया है एचसीएफ और एलसीएम से। ओके, मैंने आपको बोला था कि एचसीएफ और एलसीएम को ठीक से पढ़ करके जाना है, इससे रोज सवाल आएंगे। ओके, 2-3 सवाल जरूर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि 17 सितंबर को देखने को मिले थे, आज भी क्वेश्चन आए हैं। ओके, कल भी इससे जरूर आएंगे। देखिए एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि 28 और 42 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। चलिए निकालते हैं इसका 28 और 42, इसका एलसीएम निकालते हैं और उसके बाद इसका एचसीएफ निकालेंगे। ओके, एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद इन दोनों को मतलब डिवाइड कर देंगे, अनुपात निकाल देंगे। ओके, देखिए 14 से डिवाइड हो रहा है ना, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, तो इसका एलसीएम क्या होगा 14 × 2 × 3। गुना मत कीजिए, ओके, कुछ भी जरूरत नहीं है उसका। 14 × 2 × 3 ये क्या है, ये उसका एलसीएम है 14 × 2 × 3। ओके, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, कॉमन फैक्टर यानी 14 होगा इसका एचसीएफ। 14 से डिवाइड हो रहा है ना, और किसी से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं ना, तो 14 होगा। ओके, इसका एचसीएफ 14 होगा। ओके, 14 कैंसिल, 2 × 3 6। ओके, इसका रेशियो क्या हो गया 6/1 यानी 6:1। ओके, आपको बोला था ना, इसको मल्टीप्लाई करने का कुछ भी जरूरत नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करने का कुछ भी जरूरत नहीं है, रेशियो वाले के सवाल में इस तरह से ही किया जाता है। ओके, और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो में लाइक कर दिया कीजिए, और साथ साथ दोस्तों इसके बाद मैंने तुरंत ही जीके का क्वेश्चन भी अपलोड करूंगा, इसीलिए चैनल का जो बेल बटन होता है ना, जो सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन होता है, उसको दबा करके रखिए। ओके, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आया था कि 1670 यानी 1670 में कितना योग करें तो परिणाम एक पूर्ण वर्ग यानी कंप्लीट स्क्वायर। ओके, वो एक कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। आपको तो पता होगा ना कंप्लीट स्क्वायर क्या होता है, 4 9 16 ओके 25, ये सब कंप्लीट स्क्वायर होते हैं, क्योंकि इनका स्क्वायर रूट एक नेचुरल नंबर होता है। ओके, कुछ एक नेचुरल नंबर होगा तो उसको कंप्लीट स्क्वायर कहते हैं। इसी तरह के सवाल को करने के लिए जो नंबर दिया रहता है उसी के आसपास के कंप्लीट स्क्वायर को आपको देखना होगा। देखिए 1670 के आसपास कौन है, एक 1600 है कंप्लीट स्क्वायर, और एक क्या होता है 1681। ओके, एक किसका कंप्लीट स्क्वायर है 40 का। ओके, और एक किसका है 41 का। 40 का स्क्वायर होता है 1600, 41 का स्क्वायर होता है 1681। तो इसको भी कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, देखिए ध्यान से, हम अगर यहाँ पे 11 ऐड कर देंगे। ओके, 1670 में अगर हम 11 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1681, यानी एक कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा 11। और इसी तरह के सवाल को आप ऐसे ही करेंगे तो कम टाइम लगेगा और इसको जल्द ही कर पाएंगे। ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है कि 50 ग्राम 2 kg का कितना प्रतिशत होता है। देखिए ध्यान से, 1 kg इक्वल टू क्या होता है, 1 kg इक्वल टू
1000 ग्राम। 2 kg इक्वल टू क्या होता है 2000 ग्राम। यानी क्वेश्चन पूछा गया है कि 2000 ग्राम का 50 ग्राम कितना प्रतिशत होगा। चलिए निकालते हैं। देखिए 2000 ग्राम 50 ग्राम इंटू 100। ओके, अगर हम यहाँ पे 2 0 कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे 1 0 कैंसिल कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ गया 5/2%, यानी 2.5। ओके, 2.5% होगा। इसका सही आंसर होगा 2.5%। ओके, देखिए इसी तरह के सवाल को ध्यान से देख करके जाइए। कभी कभी पूछता है कि 2 घंटा, ओके 2 आवर, एक दिन का मतलब 1 डे का कितना प्रतिशत होगा, इस तरह के भी सवाल पूछा जाता है। और लीटर मिलीलीटर, ओके 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है, उसका भी सवाल पूछा जाता है कि वो 10 मिलीलीटर 2 लीटर का कितना प्रतिशत होगा। ओके, इसी तरह के सवाल को करके जाइए। ओके, इस तरह के सवाल भी रिपीट जरूर होंगे। ये सवाल आया था प्रॉफिट एंड लॉस से। ओके, ये सवाल आया था प्रॉफिट एंड लॉस से। ध्यान से देखिए, एक व्यक्ति 1400 रुपये में साइकिल खरीदा। ओके, उसका सीपी यानी कॉस्ट प्राइस 1400 रुपये है और उसे 15% हानि पर मतलब लॉस पे बेच दिया, तो उसका जो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस क्या होगा। ध्यान से देखिए, इसका कॉस्ट प्राइस कितना है 1400, इसका 15% कितना होता है। ध्यान से देखिए 15% अगर इसका निकालेंगे तो इंटू 1400 कितना होता है 210। ओके, 15 इंटू 14 होता है 210 है। ये क्या है, ये लॉस है। ओके, ये हानि है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा 1400 माइनस 210। ओके, इसका आंसर निकल के आएगा हमारा 9, उसके बाद 3 से 2 गए 1190। ओके, 1190 इसका सही आंसर होगा। जिन्होंने भी इसका आंसर 1190 करके आए हैं उनका सही होगा, नहीं तो गलत है। दोस्तों और एक बात बता दूं, कितने लड़के बताते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर हमारे शिफ्ट में ये सवाल नहीं आया था। देखिए दोस्तों, भारत के कोने कोने में रेलवे का ग्रुप डी एग्जाम चल रहा है, मतलब सारे सेंटर में सेम सवाल नहीं आते हैं। ओके, लेकिन इसके रिलेटेड ही सवाल आते हैं। यही सवाल नहीं आया होगा लेकिन इसी तरह के सवाल आया होगा। ओके, इसलिए भरोसा कीजिए, ये मैंने मेरा टीम से मतलब जो एग्जाम सेंटर में गए हुए हैं क्वेश्चन को कलेक्ट करने के लिए, उन लोग ही मुझे भेज रहे हैं और उसको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो फिर चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों ये सवाल आया था साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट वाला चैप्टर से आया था, एसआई चैप्टर से आया था। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्याज का दर मतलब वार्षिक दर यानी रेट 4% है, उसका टाइम है 6 मंथ यानी हाफ ईयर। ओके, हाफ ईयर है, और उसका ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 6 मंथ का 150। ओके, 150 है इसका सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज। तो इसका मूलधन क्या होगा, ये एग्जाम में पूछा गया है, इसका मूलधन क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसको अगर आप चाहते हैं तो जो ट्रेडिशनल फार्मूला होता है SI इक्वल टू PTR/100, ये वाला फार्मूला से भी कर सकते हैं। यहाँ पे P का वैल्यू आपको निकालना होगा। ओके, तो P इक्वल टू क्या होता है SI इंटू 100 डिवाइडेड बाय T इंटू R। ओके, मैं रिकमेंड करता हूँ आपको, आप इसको डायरेक्ट इस तरह से कीजिए कि 4% इसका एनुअल रेट है, तो हाफ ईयर यानी 6 मंथ हाफ ईयर होता है ना, 12 मंथ 1 ईयर, 6 मंथ हाफ ईयर। तो 1 ईयर का रेट 4% है, तो हाफ ईयर का रेट क्या होगा 2%। 2% मूलधन का कितना होता है 150, ये दिया हुआ है ना 150। 2% इक्वल टू 150 है, तो 1% इक्वल टू क्या होगा 75। तो 100% इक्वल टू क्या होगा, देखिए कितना आसान हो गया। ओके, अगर आप इसको इसी तरह से करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3-4 सेकेंड लगेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा 7500। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल है कि 1728 यानी 1728 का क्यूब रूट क्या होगा। ये तो आप रटे होंगे, इसका आंसर 12 होगा। ओके, 12 का क्यूब होता है 1728, इसलिए 1728 का क्यूब रूट होगा 12। ओके, आप रटे होंगे कि 11 का क्यूब कितना होता है 1331। ओके, आप मिनिमम 15 तक, ओके 1 से 15 तक का क्यूब रट करके जाइए। ओके, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 15 का क्यूब तक रट करके जाइए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एलसीएम, इनका एलसीएम क्या होगा 18, 36 और 42, इसका एलसीएम क्या होगा बताइए। देखिए किससे जाएगा 6 से जाएगा ना, 6 7 6। ओके, उसके बाद 3 से जाएगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए 6 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 2। ओके, ये इसका सही आंसर होगा। 3 2 6 6 36 इंटू 7। ओके, अगर हम 36 इंटू 7 करेंगे तो जितना आंसर आएगा वो हमारा एलसीएम है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
दोस्तों नेक्स्ट सवाल आया था टाइम एंड वर्क से। इसमें पूछा गया था कि कुछ व्यक्ति किसी कार्य को, ये व्यक्ति होगा, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 2 गुना व्यक्ति उसका आधा काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। दोस्तों इसको करने का सही तरीका होगा MHD का फॉर्मूला जो होता है ना, MHD/W। ओके, यहाँ पे 1 होता है इक्वल टू M2H2D2 डिवाइडेड बाय W2। ओके, ये वाला फॉर्मूला में इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे तो आवान नहीं है ना, इसलिए M और D का ही अप्लाई होगा, MD/W। ओके, MD/W। ओके, चलिए देखते हैं। M मतलब कितने मैन हैं, कितने व्यक्ति हैं, मान लीजिए X मैन है। ओके, डे कितना है, 12 दिन है। वर्क मान लीजिए 1 है। ओके, तो इस तरफ क्या हो जाएगा, देखिए तो जो कितने व्यक्ति थे वो 2 गुना हो गए, यानी 2x हो गया। ये मैन है ना, कितने व्यक्ति थे, 2x हो गया, ये x 2x हो गया। अभी जो काम हमें कितना करना है, आधा काम करना है। अभी हमें जो काम आधा काम करना है, आधा काम करना है मतलब ये जो W2 है, यहाँ पे ये सब 1 है, ये सब 2 है। ओके, यहाँ पे जो W2 है आधा काम यानी हाफ। ओके, यहाँ पे हाफ हो जाएगा और हमारा आंसर को मान लीजिए D ले लेते हैं। ओके, तो अगर हम कैंसिल करेंगे तो ध्यान से देखिए, x कैंसिल हो गया, उसके बाद 2 ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे 4 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हाफ के फॉर्म में है ना, तो 4 हो जाएगा, यानी 4D = 12 हो गया। तो D = क्या होगा, 3। हमारा 3 यहाँ पे आंसर होगा। ओके, 3 इसका सही आंसर है, यानी 2 गुना व्यक्ति आधे काम को 3 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये सवाल आया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, यानी अनुपात समानुपात से आया था। यहाँ पे दिया हुआ है कि A और B का अनुपात 12:7 है, B और C का अनुपात 2:3 है, तो ABC का अनुपात क्या होगा। दोस्तों इस तरह के सवाल को करने के लिए ABC यहाँ पे लिख लीजिए। ओके, देखिए A/B 12:7। ओके, उसके बाद B/C 2:3, B के नीचे 2 लिख लीजिए, यहाँ पे 3 लिख लीजिए। ओके, ये 7 है। दोस्तों उसके बाद इस नंबर को रिपीट करना है। ओके, यहाँ पे 2 लिख लीजिए। अगर हम इसको अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 × 2 24, 7 × 2 14, 7 × 3 21। इसका सही आंसर ये होगा। ओके, 24:14:21। ओके, ये 24 है, 24:14:21। इसको तो हम अभी और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते ना, इसलिए। ओके, 20% और 25% किस एक अकेले बट्टे का बराबर होता है, यानी इसको इंग्लिश में बोले तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ओके, इक्विवेलेंट डिस्काउंट 20% और 25% किस एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट के बराबर होता है। दोस्तों इसके लिए फॉर्मूला होता है A + B - AB / 100। ओके, चलिए इस फॉर्मूला में इसको पुट करते हैं। 20 + 25 - 25 × 20 / 100। ओके, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, 45 माइनस, देखिए यहाँ पे 50 हो गया और 0 0 कैंसिल हो गया, तो -5, तो हमारा आंसर निकल के आ गया 40%। ओके, 20% और 25% किस एक अकेले बट्टे का बराबर होता है, 40%। ओके, 40% इसका सही आंसर है। आप बस ये वाला फॉर्मूला को ध्यान से रट लीजिए, A + B - AB / 100। ओके, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना, उसके बाद आपका इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकल जाएगा। तो फिर चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए ये सवाल ट्रेन का चैप्टर से आया था। ओके, टाइम एंड डिस्टेंस ट्रेन वाला चैप्टर से आया था। एक 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 36 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है, तो वो एक पुल को कितने समय में पार करेगा। एक पुल को, ओके, एक पुल को वो कितना समय में पार करेगा। दोस्तों रेलगाड़ी का पुल को पार करना वो अपनी दूरी के पार करने के बराबर होता है। इसलिए दोस्तों टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, यानी दूरता डिवाइडेड बाय गति होता है। तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस कितना माना जाएगा, 75। ओके, 75 मीटर है ना, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से 36 किलोमीटर पर घंटा, इसको अगर हम मीटर पर सेकंड पे कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको तो पता होगा कि किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, 2 हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, 10 मीटर पर सेकेंड क्या है, वो रेलगाड़ी का स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है। ओके, ये भी मीटर में है, हमने क्यों चेंज किया, क्योंकि ये मीटर में है। ओके, देखिए मीटर 75 मीटर बाय 10 मीटर पर सेकेंड, अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसको क्या होगा, 7.5 सेकेंड। ओके, इसका सही आंसर होगा 7.5 सेकेंड।
और रेलगाड़ी को पुल को पार करने के लिए 7.5 सेकेंड लगेंगे। दोस्तों एक क्वेश्चन आया था प्रॉफिट एंड लॉस से, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना होता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। ओके, 8/5 गुना। इसको ध्यान से देखिए कि उसके लागत मूल्य का यानी उसका कॉस्ट प्राइस का, उसका जो सेलिंग प्राइस है 8/5 गुना है। तो दोस्तों इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए इसका 5, ये जो 5 है इसको कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य मान लीजिए और सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य को 8 मान लीजिए। तो दोस्तों प्रॉफिट कितना होगा, देखिए ध्यान से देखिए। अगर वो 5 रुपये में खरीदा, 8 रुपये में बेचा, ओके, तो उसका फ़ायदा कितना हुआ, जो प्रॉफिट कितना हुआ, 3 रुपये हुआ ना। तो इसका प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, 3/5 इंटू 100। अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो 60% होगा। ओके, इसका सही आंसर 60% होगा, यानी लाभ प्रतिशत 60% होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अभी देखिए ये सवाल आया है एचसीएफ एंड एचसीएम वाला चैप्टर से। ओके, दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, अगर उसका एचसीएफ 6 है तो उसका एलसीएम क्या होगा। आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। ओके, फर्स्ट नंबर कितना दिया हुआ है, सॉरी फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का गुणनफल दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसको हम 216 लिख सकते हैं। उसके बाद एचसीएफ इंटू एलसीएम यानी 6 इंटू एलसीएम। ओके, तो एलसीएम क्या होगा, ये 6 जा करके इस तरफ डिवाइड हो जाएगा तो 216 डिवाइडेड बाय 6। ओके, तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 216/6। ओके, 36 इसका सही आंसर है। देखिए समझ में आ रहा है ना, ये वाला फॉर्मूला को ध्यान से रट लीजिए। देखिए सारे शिफ्ट में जो एलसीएम एचसीएफ वाला चैप्टर से रोज सवाल आ रहे हैं, जितने भी टाइप्स के सवाल हैं इसमें सबको ठीक से करके जाइए। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है कि 3 × 38 × 537 का इकाई का अंक क्या होता है, यानी उसका यूनिट डिजिट। ओके, उसका यूनिट डिजिट क्या होता है। हमें इसका यूनिट डिजिट पता लगाने के लिए हमें सबका यूनिट डिजिट ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, यानी इसका 3 चाहिए, इसका 8 चाहिए और इसका 7 चाहिए। चलिए इसको अलग से लिखते हैं, 3 × 8 × 7। ओके, चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 24 × 7 क्या हो जाएगा, ये जो भी हो हमारा आंसर 8 होगा। ओके, 8 हमारा आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। कमल एक काम को, इस तरह के सवाल रोज सारे शिफ्ट में आ रहे हैं। ओके, कमल एक काम को 15 दिन में करता है, कमल एक काम को 15 दिन में करता है और विमल उस काम को कितना दिन में ख़त्म करेगा, यह है हमारा सवाल। ओके, पहले उनका एफिशिएंसी देख लेते हैं, मतलब उनका कार्य करने का दक्षता कितना है। देखिए विमल का कार्य करने का क्षमता 50% ज़्यादा है। अगर मान लीजिए कमल का जो कार्य करने का दक्षता 10 है तो इसका 15 होगा। ओके, देखिए 50% ज़्यादा ना, 10 का 50% कितना होता है, 5 होता है, तो 5 जोड़ेंगे तो 15 हो गया। देखिए जिसका कार्य करने का दक्षता ज़्यादा है उसको कम दिन लगेंगे। ओके, जिसका कार्य करने का दक्षता कम है उसको ज़्यादा दिन लगेंगे। ओके, तो ये है दक्षता, यानी ये है उनका एफिशिएंसी। तो उनका डे क्या होगा, मतलब किसको कितना दिन लगेंगे, इसको 15 दिन जब लगेंगे इसको 10 दिन लगेगा। जिसका एफिशिएंसी कम है उसको ज़्यादा दिन लगेंगे और जिसका एफिशिएंसी ज़्यादा है उसको कम दिन लगेंगे। तो यहाँ पे तो दिया हुआ है ना, कमल को 15 दिन लगेंगे तो विमल को कितना दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे। ओके, डायरेक्ट हमारा आंसर निकल गया 10 दिन। ओके, इसका सही आंसर होगा 10 days।